Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Made Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में CUET एग्जाम 2022 डोमेन टेस्ट साइकोलॉजी के चैप्टर 8 साइकोलॉजी एंड लाइफ में से मैंने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs फ्रेम किए हैं आपके NCERT बुक से। देखो, जो MCQs मैंने डेवलप किए हैं, जो MCQs मैंने डिजाइन किए हैं आपके NCERT में से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है CUET एग्जाम 2022 के लिए। आपको पता है चैप्टर 8 साइकोलॉजी एंड लाइफ ये डिलेटेड है इस साल CBSE सिलेबस के लिए, लेकिन CUET एग्जाम 2022 में ये चैप्टर इंक्लूडेड है। तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि सारे ही MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपके चैप्टर 8 से लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, विच पर्सपेक्टिव सजेस्ट दैट फिजिकल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट मेनली फॉर यूज बाय ह्यूमन बीइंग फॉर देयर कंफर्ट, स्पिरिचुअल, मिनिमलिस्ट, इंस्ट्रूमेंटल और नन। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि कौन सा पर्सपेक्टिव सजेस्ट करता है कि जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट में चीजें एग्जिस्ट होती हैं वो ह्यूमन के यूज के लिए हैं, ह्यूमन के कंफर्ट के लिए हैं। तो इसका आंसर है इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव। देखो, एनवायरनमेंट में जो भी चीजें प्रेजेंट है वो सारी ह्यूमन बीइंग के यूज के लिए प्रेजेंट है। जैसे एयर है ब्रीथ के लिए, वाटर है ड्रिंक के लिए, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं, तो ये सारी चीजें ह्यूमन के यूज और कंफर्ट के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट होती है। ये मानना है इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव का। सेकंड क्वेश्चन इज, आमेर फोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच एनवायरनमेंट, नेचुरल, सोशल, कल्चरल और बिल्ट। देखो, आमेर फोर्ट क्या है? ये एक बिल्ट एनवायरनमेंट है। बिल्ट एनवायरनमेंट क्या होता है? जब नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया जाता है, ह्यूमन माइंड के अकॉर्डिंग उसे डिजाइन किया जाता है, तो वो होता है बिल्ट एनवायरनमेंट। जैसे बिल्डिंग है, ब्रिज है, डैम है, रोड है, ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल है बिल्ट एनवायरनमेंट के, क्योंकि ये ह्यूमन माइंड ने डिजाइन किए हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके बिल्ट एनवायरनमेंट में उसे कन्वर्ट किया है। तो आमेर फोर्ट भी बिल्ट एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसे ह्यूमन माइंड ने डिजाइन किया है, ह्यूमन माइंड ने क्रिएट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूलर लेयर इल्यूजन इज ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, फिक्शन और नन। देखो, मूलर लेयर इल्यूजन ये रिलेटेड है ट्राइबल सोसाइटी ऑफ अफ्रीका, ट्राइबल सोसाइटी ऑफ अफ्रीका। ये लोग सर्कुलर हट्स में रहते हैं। तो देखो, इन लोगों के ज्योमेट्रिकल परसेप्शन में लेस एरर कमिट होती है एज कंपेयर टू पीपल लिविंग इन हाउसेज मेड अप ऑफ एंगुलर वॉल्स। तो मूलर लेयर इल्यूजन ये एक ज्योमेट्रिकल इल्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान and Chipko movement of Uttarakhand region are example of ecology, spiritual perspective, instrumental perspective और minimalist perspective। देखो, जो बिश्नोई कम्युनिटी है राजस्थान की और चिपको मूवमेंट है उत्तराखंड रीजन का, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव का। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव क्या होता है? स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में ट्रीज की रिस्पेक्ट की जाती है, ट्रीज की वैल्यू की जाती है। तो बिश्नोई कम्युनिटी और चिपको मूवमेंट ये दोनों इतनी वैल्यू करते हैं ट्रीज की जितनी अपनी लाइफ की वैल्यू करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ह्यूमन की लाइफ तभी हैप्पी होगी जब एनवायरनमेंट हेल्दी होगा। तो बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान और चिपको मूवमेंट उत्तराखंड रीजन ये दोनों एग्जाम्पल हैं स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 15 person are trying to squeeze into 4 seats in a railway compartment, each one is like to experience crowding.
because crowding is related to density, population, people or none. देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, एक रेलवे कंपार्टमेंट में 4 सीट हैं और वहां पर 15 लोग बैठने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोगों को क्राउडिंग एक्सपीरियंस हो रही है, लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ है। तो जो क्राउडिंग है ये किस चीज से रिलेटेड है? क्राउडिंग इज रिलेटेड टू डेंसिटी। देखो डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि लोगों के अकॉर्डिंग कितनी जगह है, नंबर ऑफ पीपल इन रिलेशन टू इट्स एरिया। देखो लोग कितने हैं, लोग हैं 15 और सीट अवेलेबल है 4। तो यहाँ पर ये ऑब्वियस है कि लोग क्राउडिंग एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन अगर ये 15 पर्सन एक पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो वहां ये क्राउडिंग एक्सपीरियंस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पर जो सीट अवेलेबल होती है वो अबंडेंस में होती है, वो सफिशिएंट होती है। तो हमेशा क्राउडिंग रिलेटेड होती है डेंसिटी से। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि लोगों के अकॉर्डिंग कितनी जगह अवेलेबल है। अगर लोगों के अकॉर्डिंग प्रॉपर एरिया अवेलेबल है, प्रॉपर स्पेस अवेलेबल है, तो वहां पर क्राउडिंग एक्सपीरियंस नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज the very first step in the treatment of psychological disorder is counseling, material relief, rehabilitation and self efficacy. देखो जब लोग नेचुरल डिजास्टर की वजह से ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हैं और उन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने में सबसे पहली स्टेप क्या होती है? सबसे पहली स्टेप होती है मटीरियल रिलीफ। मटीरियल रिलीफ में उन्हें प्रोवाइड किया जाता है फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट और फाइनेंशियल हेल्प। तो ये सबसे पहली स्टेप होती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विनीता फील्स दैट शी हैज लॉस्ट समथिंग वैल्यूएबल and is not getting what she deserves in her life is an example of poverty, deprivation, discrimination or disadvantage. देखो विनीता को ऐसा महसूस होता है कि उसने अपनी लाइफ में कोई वैल्यूएबल चीज खो दी है और उसे वो चीज नहीं मिल रही है जो वो डिजर्व करती है अपनी लाइफ में। यानी उसे वो चीज लाइफ में मिलनी चाहिए लेकिन उसे वो नहीं मिल रही है। ये एग्जाम्पल है डेप्रीवेशन का। डेप्रीवेशन का मतलब होता है वंचित होना। यानी जब हम किसी चीज को डिजर्व करते हैं और जब वो चीज हमें नहीं मिलती है या वो चीज हमसे छीन ली जाती है तो इसे हम कहते हैं डेप्रीवेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज Rookie is a bully of his classroom. He beats a co-student to get his tiffin. This is an example of which aggression? Hostile, instrumental, violence or frustration. देखो रूकी एक बुली स्टूडेंट है अपने क्लासरूम का, यानी वो बहुत बदमाश लड़का है। अपने ही साथी को वो पीटता है टिफिन लेने के लिए, यानी अपने क्लासमेट के टिफिन के लिए वो उसकी पिटाई करता है। तो ये कौन से एग्रेशन का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का। देखो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन जब दिखाया जाता है जब हमें किसी से कोई चीज लेनी हो। तो यहाँ पर रोकी को टिफिन चाहिए उसके क्लासमेट का, उसके को स्टूडेंट का, तो वो उसे पीटता है। तो ये एग्जाम्पल है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का। Next question is, children whose parents use physical punishment end up becoming more aggressive than children whose parents use other disciplinary techniques is an example of inborn tendency, physiological mechanism, child rearing और frustration. देखो जिन बच्चों के पेरेंट्स फिजिकल पनिशमेंट यूज करते हैं बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए, वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। उन बच्चों के कंपैरिजन में जिन बच्चों के पेरेंट्स दूसरी टेक्निक यूज करते हैं बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए,
तो ये एग्जाम्पल है चाइल्ड रेयरिंग का। देखो, चाइल्डहुड पीरियड में जैसा ट्रीटमेंट पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते हैं, बच्चे बड़े होकर वही अपने एटीट्यूड में ट्रांसफर कर लेते हैं, वही चीज वो अपने बिहेवियर में एग्जिबिट करते हैं। तो अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, बच्चों के साथ गाली गलौज करते हैं, तो वो बच्चे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा होस्टाइल हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चाइल्ड रेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sneha maintains a distance up to 18 inches when she talks with her close friend. This distance is called social, personal, intimate और public. देखो, जब हम सिर्फ 18 इंच का डिस्टेंस मेंटेन करके बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं इंटीमेट डिस्टेंस। देखो, इंटीमेट डिस्टेंस में 0 से 18 इंच का ही डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है जब हम इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं अपने फैमिली मेंबर से, अपने किसी क्लोज रिलेटिव से या अपने फास्ट फ्रेंड से। तो यहाँ स्नेहा 18 इंचेस का डिस्टेंस मेंटेन करती है जब वो अपनी क्लोज फ्रेंड से बात करती है, तो ये है इंटीमेट डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ramesh cannot express his frustration on his boss, who is the source of his frustration, but expresses it on his wife, is known as violence. Frustration leads to aggression, displacement of frustration or provoking action. देखो, रमेश बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन वो अपने फ्रस्ट्रेशन को अपने बॉस पर नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि उसका बॉस सीनियर पर्सन है, वो अपने बॉस के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता, जबकि बॉस ही कारण है उसके फ्रस्ट्रेशन का। लेकिन ये एक्सप्रेस करता है अपना फ्रस्ट्रेशन अपनी वाइफ पर। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन का। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है कि जो पर्सन स्ट्रोंग होता है वो हमेशा वीकर पर्सन पर फ्रस्ट्रेशन निकालता है। जैसे आप लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो हमेशा माइनॉरिटी ग्रुप को ब्लेम करता है अपने फेलियर के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। तो यहाँ पर भी रमेश अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने बॉस पर तो नहीं निकाल सकता है, लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन को वो निकालता है अपनी वाइफ पर, क्योंकि वाइफ रमेश से वीकर है और जो बॉस है वो रमेश से स्ट्रोंगर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डोलर्ड, एडवर्ड हॉल, एल्बर्ट एलिस और विक्टर फ्रैंकल। तो इसका आंसर है जॉन डोलर्ड। देखो, इस तरह के कंसेप्ट आप जरूर क्लियर कर लेना कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आते हैं। Next question is nightmares, flashback and anxiety are typical characteristic of man-made disaster, PTSD, crowding tolerance और aggression। देखो, nightmares क्या होती है? nightmares का मतलब होता है frightening dreams, डरावने सपने। फ्लैशबैक होता है कि जब आप अपने पास्ट में चले जाते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्लैशबैक। और एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। तो ये सारे किस चीज के टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक है पीटीएसडी के। पीटीएसडी क्या होता है? पीटीएसडी का मतलब होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। देखो, जब नेचुरल डिजास्टर की वजह से पर्सन ट्रॉमा एक्सपीरियंस करता है तो उसे पीटीएसडी की प्रॉब्लम हो जाती है, उसे नाइटमेयर्स आते हैं, फ्लैशबैक आते हैं, वो पर्सन एंशियस होता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है पीटीएसडी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कन्विंस द पर्सन दैट ही विल कंटिन्यू टू रिमेन पुअर एंड द बिलीफ इज कैरीड ओवर फ्रॉम वन जनरेशन ऑफ पुअर टू नेक्स्ट जनरेशन। पॉवर्टी साइकिल, कल्चर ऑफ पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन और बिहेवियर। देखो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लोग अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं, परसुएड कर लेते हैं कि वो लोग गरीब हैं और वो गरीब ही रहेंगे थ्रू आउट देयर लाइफ।
और जो उनकी आगे आने वाली जनरेशन है वो भी गरीब होगी। तो ये बिलीफ वो डेवलप कर लेते हैं अपने माइंड में, क्योंकि उन लोगों के अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, लैक ऑफ एबिलिटी होती है। तो ये एग्जाम्पल है कल्चर ऑफ पॉवर्टी का। कल्चर ऑफ पॉवर्टी में क्या होता है कि लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी पॉवर्टी के लिए, वो गरीबी के लिए कन्विंस्ड होते हैं, वो उसे अपनी वैल्यू बना लेते हैं, उसे अपना बिलीव बना लेते हैं कि वो गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे और आने वाली जनरेशन भी उनकी गरीब ही होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज health of girls is not valued in our country. They do not get equal nutrition and medical attention. It is because of behavior, cognition, social and cultural factors और attitude. देखो आज भी हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है गर्ल्स और बॉयज के बीच में। जो मेल चाइल्ड होता है उसे प्रॉपर अटेंशन मिलती है और जो फीमेल चाइल्ड होती है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, उसे इक्वल न्यूट्रिशन नहीं मिलता है मेल चाइल्ड के, उसे इक्वल मेडिकल अटेंशन नहीं मिलती है जैसे मेल चाइल्ड को मिलती है। तो ये किस चीज की वजह से होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो सोशल और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। आज भी गर्ल्स अफेक्टेड होती हैं, उनको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन नहीं मिलती, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती। ये सब होता है सोशल और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से। क्लियर? तो होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सारे एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच।